हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो एक ये ओवरव्यू टाइप है कि आपका जो बीएससी सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस है उसमें कौन कौन से हमारी यूनिट्स हैं। अच्छा, पहली बात, हमारे हर सेमेस्टर में 8 यूनिट हुई हैं, तो इसमें भी 8 ही यूनिट हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं और उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह से, दोनों लैंग्वेजेस में जो यूनिट है उनके नाम लिख दिए हैं, ताकि आपको आसानी रहे। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ लें और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो आराम से हिंदी में पढ़ लें। तो हमारा जो सेमेस्टर थर्ड है उसका जो टॉपिक है, हर सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक है। तो थर्ड सेमेस्टर का जो टाइटल है, एक्चुअली टॉपिक नहीं टाइटल कहूँ, टाइटल है वो है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हिंदी में कहें तो रासायनिक गतिकी एवं समन्वय रसायन। ठीक है, तो मेनली आपको जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसकी काइनेटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है, या फिर उसके साथ जो और यूनिट्स हैं वो किसकी हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की हैं, समन्वय रसायन की हैं। अगर आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहो तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम केवल इसी बेसिस पर समझते हैं कि मेटल जो हमारे पास सेंट्रल मेटल है और जो उसके चारों तरफ लिगेंड लग रहे हैं उनके बीच जो रिलेशन है उस पर बेस्ड होती है ये पूरी की पूरी जो ब्रांच है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा यूनिट है, सबसे पहला यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स का, हिंदी में रासायनिक गतिकी का। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने 11th-12th में भी पढ़ा है। केमिकल काइनेटिक्स का जो बेसिक है वो हम ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ चुके हैं। तो जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें मेनली आप क्या पढ़ते हो कि कोई भी रिएक्शन है वो किस रेट से जा रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो। मोलेकुलरिटी क्या होती है या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रेट क्या होता है, इन सब के ग्राफ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इसी का सेकंड पार्ट भी है, इसी यूनिट में इंक्लूडेड है। उसमें हम देखेंगे कि आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में बहुत पूछा जाता है। उसी के जरिए हम ये भी जानेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो ये हम सब पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। देन हमारे पास जो सेकंड हमारी यूनिट है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक संतुलन। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में सिंपल सी चीजें पढ़नी है हमें। ये भी आप 11th-12th में बहुत आसान, मतलब बेसिक आप इसका 11th-12th में पढ़ चुके हो। ये आपके लिए नया चैप्टर नहीं है, ना ही आपका केमिकल काइनेटिक्स नया है, ना ही केमिकल इक्विलिब्रियम नया है। फेज इक्विलिब्रियम मैं कह सकती हूँ कि ये नया होगा, इसके बारे में आपने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी आप 11th-12th में पढ़ चुके हो। लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट नया हो सकता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, काफी कुछ पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में अपने 11th और 12th में। उसके बाद थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये इसका ही एक्सटेंडेड पार्ट है, मतलब दोनों सेम ही यूनिट है, बस पार्ट में करके आपको दो अलग यूनिट बना दी है। और जो हमारा लास्ट है ये है बिल्कुल नया, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, या फिर अकार्बनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एवं चुंबकत्व। ठीक है, तो ये मैं कहूंगी हाँ भाई ये नया चैप्टर है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बस सुना होगा, ज्यादा कुछ आप जानते नहीं होंगे, लेकिन इस चैप्टर में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात कर रहे थे, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको सिंपल किस चीज के बारे में पढ़ना है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल का मतलब जो इधर से इस साइड भी जा सकती है और वापस उसी साइड भी आ सकती है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। तो उसी के बारे में पूरा ये हमारा चैप्टर है। बाकी मैं थोड़े टॉपिक्स और बता देती हूँ। हाँ, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। अभी से इम्पोर्टेंट इसको मार्क कर लो, ली शैटलियर प्रिंसिपल बहुत पूछा जाता है और थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, तो आपको थोड़ा ध्यान लगा के इसको समझना होगा। ठीक है, ली शैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको रिएक्शन आइसोथर्म के बारे में और रिएक्शन आइसोकोर के बारे में पढ़ना है।
इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर में, ये बहुत छोटा टॉपिक है, वो मतलब बहुत छोटा चैप्टर है, यूनिट बहुत छोटी है, तो ये दो ही इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है, तीन है। एक तो है लॉ ऑफ मास एक्शन, एक है ली शैटलियर प्रिंसिपल, और तीसरा है हमारा क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें से ली शैटलियर प्रिंसिपल पे ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हो वहां से। लॉ ऑफ मास एक्शन पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है, और क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पे भी ऑलरेडी पूरा का पूरा डेरिवेशन वीडियो में बताया हुआ है। आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, आप एक एक स्टेप के साथ वीडियो के साथ करते जाना। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट है हमारी यूनिट फेज इक्विलिब्रियम या फिर चरण संतुलन। ठीक है, अब फेज के बारे में अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं फेज के ऊपर भी, कि फेज इक्विलिब्रियम होता क्या है या फेज डायग्राम क्या होते हैं, उस सब के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। फेज इक्विलिब्रियम वाली यूनिट में आपको पढ़ना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा आपको देखना होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, या हमारे जो सिस्टम होते हैं वो कितने कंपोनेंट का सिस्टम है। जैसे 1 कंपोनेंट सिस्टम हो सकता है, 2 कंपोनेंट सिस्टम हो सकता है। ठीक है, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि वाटर मतलब H2O का आपको कंपोनेंट सिस्टम बनाना है। H2O क्या है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है। इसकी भी वीडियो, वाटर सिस्टम की फेज इक्विलिब्रियम की वीडियो, 1 कंपोनेंट सिस्टम की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि बीएससी सेमेस्टर 3 की एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को आराम से देख सकते हो। ठीक है, देन हमारे पास हमें सल्फर का फेज डायग्राम भी पढ़ना है, वाटर का फेज डायग्राम ऑलरेडी मैंने बता दिया। उसके बाद आपको एक बिस्मथ और कैडमियम वाला पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे डबल कंपोनेंट सिस्टम में, 2 कंपोनेंट सिस्टम में आता है, तो वो भी देख लेंगे। देन हमारे पास 4th यूनिट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति सिद्धांत। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको जनरली क्या देखना है कि जो हमारी गैसियस स्टेट होती है उसके क्या लॉज होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, या किस तरीके से जो गैसियस एटम्स होते हैं उनकी वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी गैसेस की किस 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, उसके अलावा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाल सकते हैं, या फिर आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है कि जो हमारा रिलेशनशिप होता है क्रिटिकल कांस्टेंट और वंडरवॉल कांस्टेंट के बीच, वो चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें भी है, वो है हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये आपको पढ़ना होगा, ये आपसे जरूर पेपर पे पूछा जाएगा, और उसी से रिलेटेड हमारा कोलिजन नंबर है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन डायमीटर है। ठीक है, इसमें बाकी कुछ, हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि पीबी आइसोथर्म क्या होता है। आइसोथर्म और ये सब जो होते हैं ना, ये सब ग्राफ होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, पीबी बोल रही हूँ तो मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच वाला ग्राफ। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट हमारी जो 5th यूनिट है वो है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट मतलब द्रव अवस्था। हमारी जो मैटर होता है पूरी दुनिया में, सराउंडिंग में जो मैटर होता है मेनली 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, अगर हम केवल ऊपरी वो देखें, अंदर नहीं जा रहे कि प्लाज्मा भी होता है, ये क्वार्ट्ज भी होता है, जो भी होता है, 3 तरीके का हमारा मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड स्टेट हमने पिछले वाले सेमेस्टर में देख लिया है, इसमें हमारी गैसियस स्टेट भी है और हमारी लिक्विड स्टेट भी है। ये चैप्टर आपके लिए नया होने वाला है। तो लिक्विड स्टेट में हमें क्या पढ़ना है, अच्छा, जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, देन लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। क्यों? क्योंकि गैस में जो एटम्स हैं उनके बीच की दूरी बहुत होती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत होती है, लेकिन सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होती है, इसलिए उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमें लिक्विड स्टेट में जो भी हमारी द्रव अवस्था होती है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ना है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें है लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। देन इसकी क्या जनरल एप्लीकेशंस होती हैं, या फिर इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बारे में। इसके अलावा एक छोटा सा सब कैटेगरी और है इस यूनिट का लिक्विड स्टेट का, वो है जेल्स।
क्या है, जेल। जेल जो हम लगाते हैं, जेल असल में क्या होता है, वो लिक्विड इन सॉलिड स्टेट होता है। तो उसी के बेसिस पर हमें जेल का एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट पढ़ना है। जैसे हमने पिछले सेमेस्टर में प्रोटीन में एंजाइम का छोटा सा पार्ट पढ़ा था, उसी तरीके से, ठीक है। तो जेल्स में हम देखेंगे कि जेल्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रिपरेशन कैसे होती है। देन हमारे पास 6th चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मेरा फेवरेट चैप्टर है, वन ऑफ द फेवरेट है, बिल्कुल फेवरेट नहीं है, वन ऑफ द फेवरेट है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री असल में बहुत इजी चैप्टर है अगर कोई ठीक से इसके बेसिक्स क्लियर कर ले तो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा टफ नहीं है, कुछ सिंपल से रूल्स हैं, उसी के बेसिस पर हम इसको समझ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर उप सह संयोजक यौगिक, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कहते हैं उप सह संयोजक यौगिक, और इस पूरी केमिस्ट्री की ब्रांच को कहते हैं समन्वय रसायन, ठीक है। और 6th और 7th में कंबाइन करके बता देती हूँ। 7th है हमारा थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मतलब इसकी कौन कौन सी थ्योरीज थी, ठीक है। तो 6th में क्या है, 6th में आपको पढ़ना होगा, अच्छा असल में जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कौन बताता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जनरली मेटल्स ही होते हैं, ठीक है, वो मेटल्स ही होते हैं। तो डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो बनाते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो उसमें आपको उन मेटल्स के बारे में, उसके अलावा उनके जो लिगेंड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो बने उनका नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर पे ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, पूरा उसमें डिटेल में नोमेनक्लेचर बताया है कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम देते हैं और क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, ठीक है। देन इसमें हमें पढ़ना है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नोमेनक्लेचर और एक आईयूपीएसी लॉन्ग में अक्सर पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चैप्टर से लॉन्ग में नोमेनक्लेचर और आईयूपीएसी जरूर पूछते हैं वो। तो आईयूपीएसी में आपको दोनों तरीके के देखने होंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स हमें देखने होंगे। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी होते हैं, 5-6 तरीके के होते हैं, लेकिन वो जनरल वाले आइसोमर्स नहीं हैं। जैसे स्ट्रक्चरल में हमने पढ़ने मतलब वैसे तो हम करते हैं चेन हो गया, चेन आइसोमर हो गए, पोजीशन हो गए, फंक्शनल ग्रुप हो गए, लेकिन इसमें जो है वो स्ट्रक्चरल वाले डिफरेंट होते हैं। जैसे इसमें होते हैं हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म हो गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया, कोऑर्डिनेट पोजीशन आइसोमर हो गया, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिफरेंट होता है। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सिंपल हमें जो सबसे फेमस थ्योरी है इनकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो है वर्नर थ्योरी, ठीक है। वर्नर थ्योरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, इसके अलावा हमें पढ़ना होगा जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जिसमें 6 लिगेंड लगे हों, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें 4 लिगेंड लगे हों, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें भी 4 लिगेंड लगे होते हैं, ठीक है। इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना, ठीक है। तो उनमें इन 3 तरह के कंपाउंड्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, मतलब डी ऑर्बिटल का टूटना, डी ऑर्बिटल का बंटना किस तरीके से होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। सीएफटी के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जरिए हम इन कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, उस पर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो और बहुत आसानी से सीख सकते हो। उसके अलावा एक और चीज इसमें हमें देखनी है 7th यूनिट में कि काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, मतलब काइनेटिकली कौन कौन से फैक्टर होते हैं, थर्मोडायनेमिकली कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक्टिविटी पर असर डालते हैं, ठीक है। देन स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक और शॉर्ट के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है हमारा जॉन टेलर इफेक्ट, जॉन टेलर इफेक्ट या फिर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में पूछा जाता है। देन हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है 8th यूनिट, हमारी लास्ट यूनिट, वो है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, जिसका हिंदी में मैंने लिखा हुआ है अकार्बनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एवं चुंबकत्व। तो आपको इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिंपल ये पढ़ना है, देखो इनऑर्गेनिक की बात हो रही है तो ये भी ना इसी से रिलेटेड है,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही रिलेटेड है। जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं या मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके दिखानी है, ठीक है। इस तरीके से उसमें हम स्पेक्ट्रा दिखा सकते हैं, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है डी ट्रांजिशन रूल, ठीक है, डी ट्रांजिशन रूल। उसके अलावा ऑर्जल डायग्राम आपको 100% सीखने होंगे। बहुत आसान, मतलब आसान है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उनको दिमाग लगा के आप सीखोगे, ट्रिक के थ्रू आप सीखोगे तो ज्यादा देर तक आप याद रख पाओगे। तो ऑर्जल डायग्राम आपको जरूर करने हैं, D1 का, D9 का, इन सब के, ठीक है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा तो हमें इसमें पढ़ना ही पढ़ना है। देन हमें इसमें LS कपलिंग पढ़नी है। LS कपलिंग पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ मैं। LS कपलिंग पढ़नी है, ससेप्टिबिलिटी पढ़नी है, और इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ना है, जैसे पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, कौन सा सब्सटेंस किस तरीके से बिहेव करता है उसके बारे में भी पढ़ना है। कॉम्प्लेक्सेस में भी हम बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या कौन सा कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है, ठीक है। CFT के जरिए हम वो बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आप फिक्र मत करना, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जब आपके एग्जाम्स आएंगे ना तो उससे पहले आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अलग से मिल जाएगी। इसमें चिंता मत करना कि मैंने तो बहुत थोड़े से इम्पोर्टेंट बताए, आपको हर चैप्टर के अलग अलग सेपरेटली एक ही वीडियो में मिल जाएंगे कि केवल ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। उनको तैयार कर लोगे तो बहुत आसानी से आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। अच्छा, एग्जाम से रिलेटेड एक और बात कि आपके सेमेस्टर फर्स्ट में रिटन पेपर हुए, ठीक है। सेमेस्टर सेकंड में आपके हुए MCQ टाइप। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि BSc थर्ड सेम में क्या होने वाला है। तो देखो, पॉसिबिलिटी तो यही है कि रिटन एग्जाम्स होंगे, क्योंकि आपके पास अभी भरपूर टाइम है एग्जाम तक। तो यूनिवर्सिटी के पास भी टाइम है, वो इजीली रिटन एग्जाम कंडक्ट करा सकती है, ठीक है। तो आप रिटन के हिसाब से पढ़ोगे तो MCQ वाला आपका आसानी से हो जाएगा। तो रिटन वाले एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बुक रीडिंग मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। बाकी आप वीडियोस देखो, वीडियोस में मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको इजीली समझा पाऊँ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, ठीक है। तो आप BSc थर्ड सेम की प्लेलिस्ट जाकर जरूर देख लेना, उसमें बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो आपके काम की हैं, बहुत सारी क्या सारी ही काम की हैं। तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो वीडियोस, वहां से अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हो सेमेस्टर थर्ड के लिए, ठीक है। बाकी और जो टॉपिक्स बच गए हैं, रह गए हैं, इंपॉर्टेंट है, उन पर मैं वीडियोज अपलोड करती रहूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो। तो ये था हमारा BSc सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस डिस्कशन, सिलेबस ओवरव्यू। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।